हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है और उनके बीच में जो बॉन्ड है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, इसको आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। बच्चों, आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे। आखिर कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट क्यों करता है, आखिर मेटल और मेटल के बीच में, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है बच्चों, आप तो जानते होंगे कि एटम जो होता है, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसको एटम कहते हैं। ये एटम जो होते हैं काफी रिएक्टिव होते हैं। जनरली बहुत कम ऐसे एटम हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। किस स्टेट में होते हैं बच्चों? कंबाइंड स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं। यानी एटम की टेंडेंसी होती है दूसरे एटम से कंबाइन कर लेना और एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स का निर्माण करना। अच्छा बच्चों, एटम कंबाइन क्यों करता है? इसका कारण क्या है? बच्चों, एटम जो होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एनर्जेटिक। और ये अनस्टेबल होते हैं। जो भी जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी बच्चों कम हो जाती है। एटम्स आर हाईली एनर्जेटिक एंड इट इज अनस्टेबल। तो एटम की टेंडेंसी होती है कि ये दूसरे एटम से कंबाइन करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एटम्स कंबाइंस विद अदर एटम्स, तो इसका आंसर क्या होगा? टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी एंड to minimize their energy, atom combines with other atom। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाई एटम्स कंबाइंस विथ अदर एटम्स, तो आप जवाब यही देंगे, to gain stability। first condition is to gain stability and second condition is to minimize their energy। हर एक एटम चाहता है कि उसके पास एनर्जी क्या हो, थोड़ा कम हो। एनर्जी कम होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। so these two important points, that's why you can easily explain the question why atoms combine with other atom। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। बच्चों, आप लोग नोबेल गैस का तो नाम सुने होंगे। नोबेल गैस हम लोग ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 2 होता है। 10, 18, 36, 54, 86। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे हीलियम का, क्या होता है बच्चों? 1s2। ठीक है, इसका 1s2, 2s2, 2p6। बच्चों, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसका लिखेंगे तो इसके लास्ट में आएगा बच्चों 3s2, 3p6। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका लास्ट होगा 4s2, 4p6। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका होगा 5s2, 5p6। इसका होगा 6s2, 6p6। बच्चों, इन नोबेल गैस में आप देखते होंगे, ये नोबेल गैस जो होते हैं इनको इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि किसी दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्ट गैस। आप इन सभी इनर्ट गैस में देखेंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट, 8 मींस ऑक्टेट। एक्सेप्ट हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना बच्चों, इसको कहा जाता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, वो एटम स्टेबल होते हैं।
और स्टेबल एटम्स में कौन कौन से आ गए? नोबल गैस। ये नोबल गैस के जितने भी एटम्स होते हैं दे आर स्टेबल एलिमेंट्स बिकॉज इट हैज कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, इसी से एक रूल बना ऑक्टेट रूल। जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो एटम स्टेबल एटम कहलाता है। तो बच्चों एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन करेगा वहां पर ये रूल काम करता है, ऑक्टेट रूल काम करता है। इसी बेस पे हम लोग एटम को स्टेबलाइज करना सीखेंगे और इसी बेस पर हम लोग बॉन्डिंग को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट कर रहा हूं। Atoms of element combines to form a stable molecules। क्लियर हो गया बच्चों? आपको समझ में आ रहा है? The combining power of atom is expressed in terms of valency। ठीक है बच्चों, each atom has tendency to attain the stable outermost electronic configuration। हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो क्या हो? स्टेबल हो। नोबल गैस हैज कंप्लीटली filled outermost इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे बच्चों नोबल गैस में कौन कौन हो गया? अभी मैंने आपको डिस्कस किया हीलियम। हीलियम का क्या होता है? 1s2। नियॉन 10 होता है बच्चों, इसका क्या अभी मैंने बताया है? 1s2 2s2 2p6 नहीं। आर्गन हो गया 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों यहाँ भी देखो 8 है, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8। तो जितने भी नोबल गैस हैं इन सभी के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। देयरफॉर दीज ऑल आर स्टेबल एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये स्टेबल एलिमेंट है, ये इनर्ट गैस है। ठीक है बच्चों, ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो मैंने अभी लिखा है सब मैंने आपको पहले समझा चुका। ठीक है, बच्चों सिंस inert gas has stable electronic configuration, so it has no tendency to accept or lose the electron, to gain, बच्चे यहाँ लिखे to gain or lose the electron। चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है इसलिए न तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। सो दे जनरली अकर्स इन मोनो एटॉमिक फॉर्म इन नेचर में बच्चों ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोनो मीन्स वन, अकेला रहना पसंद करते हैं, ये किसी दूसरे से कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों नेचर में आपको अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? O2 के फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन आपको H2 के फॉर्म में मिलता है।
ये डायटोमिक फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन क्या आपको कभी भी Ne2 तो नहीं आप देखते हैं, नियॉन तो हमेशा नेचर में Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनो मीन सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, कभी ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑलरेडी स्टेबल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये किसी से कंबाइन नहीं करता है, ठीक है। इट हैज ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस, सो इट इज ए स्टेबल एटम, स्टेबल एलिमेंट। क्लियर? तो ये सारी बातें हो गई एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हो गई कि जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वह एटम स्टेबल होगा, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह एटम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं वो अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो उनकी टेंडेंसी होती है कि उनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने इस ऑक्टेट को पूरा करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इसको हम लोग करते हैं आयनिक बॉन्ड। बच्चों इसका क्या डेफिनेशन है? पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा। द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम्स by the complete transfer of electron, complete transfer of electrons so as to attain the stable electronic configuration as compared to noble gas. Is called ionic bond, ठीक है बच्चों यह बॉन्ड जो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों ये बॉन्ड में एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। बच्चों आपको पता है ना मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा और दोनों अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। और स्टेबलाइज का कंडीशन मैंने क्या बताया है? ऑक्टेट रूल। मेटल क्या टेंडेंसी होगी? उसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। नॉन मेटल की भी क्या टेंडेंसी होगी? उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। अच्छा इसमें जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रॉन involved in bond formation is called electrovalency of an atom, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन हो गया और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलो हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं NaCl। अच्छा बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होगा तो आप क्या जवाब दोगे? आयनिक बॉन्ड। अच्छा क्यों आयनिक बॉन्ड होगा NaCl में? बिकॉज आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों यहाँ सोडियम जो है ये मेटल है, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। जैसे ही आपको मेटल और नॉन मेटल दिखाई दे तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वह बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा।
ठीक है। अब जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम हमारा मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। क्या बच्चों H2O में आयनिक बॉन्ड होगा? बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, तो H2O के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग चूना भी कहते हैं, लाइम कहते हैं, बच्चों कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होंगे। ठीक है। अच्छा, क्या बच्चों अमोनिया में आयनिक बॉन्ड होगा? पता है आपको नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो इसके बीच में भी आयनिक बॉन्ड नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा और किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल की तरफ होता है। सोडियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 281, क्लोरीन 17 287। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या मैंने आपको बताया था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर सोडियम इज नॉट स्टेबल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन इज आल्सो नॉट स्टेबल। तो क्या करेगा, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करने से इसके पास 28, इसके पास भी 288। देखो बच्चों, ट्रांसफर करने से दोनों फायदे में है। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो सोडियम जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे, 8। क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रोसेस के द्वारा दोनों अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। बच्चों इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, और क्लोरीन के इस 7 इलेक्ट्रॉन को, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ शो करना है। अब क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा। बच्चों चूंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर +1 प्लस यूनिट चार्ज, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड का बॉन्डिंग हो गया। सिमिलरली अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड इसको लाइम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 2882, ऑक्सीजन इट्स एटॉमिक नंबर 826। ठीक है बच्चों, इसको कैसे शो करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करो, दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को ट्रांसफर कर दो। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा, कैल्शियम भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ कैल्शियम पे +2 यूनिट चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 यूनिट चार्ज, और ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्लियर? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर किधर से होगा, इट इज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉन मेटल होगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। चल इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, वैसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। बच्चों कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड इज ए आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बच्चों हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। बच्चों आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। चलो पहला फिजिकल स्टेट। बच्चों जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली ये नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
it generally exists in solid state in nature because there is strong force of attraction between oppositely चार्ज्ड आयन। अच्छा बच्चों, आयनिक कंपाउंड में तो पता है आपको कटायन और अनायन से मिलकर बना होता है, एक पे प्लस और एक पर माइनस चार्ज, और उस कटायन और आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, देयरफॉर इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बच्चों उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आयनिक कंपाउंड्स बच्चों ब्रिटल्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल्स। आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है बच्चों? अगर आप इसको हैमर्ड करोगे, इसको स्ट्राइक करोगे तो ये टूट जाएंगे। ये मैलिएबल नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट मैलिएबल। मैलिएबल मीन्स इसको थिन शीट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको हैमर करोगे तो ये टूट जाएंगे। नमक का बहुत बड़ा अगर टुकड़ा है, अगर आप उसको हैमर करोगे तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और टूट जाएगा। उसका शीट आप नहीं बना सकते हो। तो ये आयनिक कंपाउंड के फिजिकल स्टेट हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है कि जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सेकेंड, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी बच्चों आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज soluble in water. It is soluble in water, but not soluble in oil, petrol, benzene। बच्चों इन सब लिक्विड में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी का एक कंडीशन है बच्चों, लाइक डिजॉल्व लाइक। इट मीन्स व्हाट? पोलर सॉल्यूट, पोलार सॉल्यूट जो होते हैं, पोलार सॉल्यूट मीन्स वैसा सॉल्यूट जिसपे चार्ज होते हैं, जैसे NaCl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, ये पोलार सॉल्यूट है। इट डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट। H2O में भी आपको पता है ना, H पे प्लस और OH पे माइनस, तो NaCl भी हमारा पोलर सॉल्यूट है। NaCl बच्चों Na पे प्लस Cl पे माइनस, ये अभी मैंने आपको बताया। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलार सॉल्यूट। और वाटर भी आप जानते हो H प्लस OH माइनस, ये पोलार सॉल्वेंट हो गया। तो लाइक नेचर के जो भी सबस्टांस होते हैं वो एक दूसरे में डिजॉल्व कर जाते हैं। देयरफॉर NaCl डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन अगर आप NaCl को अगर आप ऑयल में या पेट्रोल में डिजॉल्व कराओगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल और पेट्रोल जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर कभी भी नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा, पोलर हमेशा पोलर में ही डिजॉल्व होगा। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या मतलब हुआ? Like dissolve like means what? Polar dissolve in polar, non-polar dissolve in non-polar। ठीक है, तो ये हो गई सॉल्युबिलिटी की बात। Third property is melting and boiling point. Third one is melting and boiling point। बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा हाई क्यों होगा ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज वेरी स्ट्रांग। तो उस स्ट्रांग फोर्स को अगर आपको ब्रेक करना है तो इसके लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे। सो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज, अगर हम देखें तो
कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और लिक्विड फॉर्म, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स conduct electricity in molten or aqueous solution, but it not conduct electricity in solid state। सॉलिड स्टेट में बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज कारण क्या होगा इसका, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट इट्स आयंस इज नॉट फ्री टू मूव। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होता है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा, जब आप आयन को भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव कराते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उनके आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयन फ्री नहीं होते हैं, आयन में मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही आयन में मूवमेंट होगा, आयन में मूवमेंट कब होगा, जब आप उसका सोल्यूशन बना लेंगे। जब नमक को आप पानी में डालेंगे तो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, Na+Cl- वो फ्री हो जाएंगे, तो उसको आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में और इन मोल्टेन स्टेट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड स्टेट इट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बच्चों फिफ्थ है फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम। कलर ऑफ फ्लेम, बच्चों आयनिक कंपाउंड्स के जो भी सॉल्ट्स होते हैं, अगर आप उसको फ्लेम के पास ले जाएंगे देन इट विल इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है। जैसे अगर आप सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट ऑफ सोडियम, तो बच्चों इसका गोल्डन येलो कलर का फ्लेम आपको मिलेगा। जैसे ही किसी सॉल्ट को अगर बर्न करते हैं फ्लेम के माध्यम से, तो फ्लेम का जो कलर होगा, ठीक है, उससे आप बता सकते हो कि यह किस कंपाउंड का सॉल्ट है। अगर आपको गोल्डन येलो फ्लेम मिल रहा है, इट मींस दैट कंपाउंड बिलोंग टू सोडियम सॉल्ट, वो सोडियम क्लास का सॉल्ट होगा, ठीक है। जैसे सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, बच्चों इसका लाइलिक या वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर, फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। अच्छा अगर सॉल्ट ऑफ बेरियम है बच्चों, इसका कलर ग्रीन होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के जितने भी सॉल्ट्स हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इन सॉल्ट्स का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, एक कलर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों प्रैक्टिकल पर्पस से भी आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। जब भी आपको गोल्डन येलो फ्लेम कलर का गोल्डन येलो कलर का फ्लेम अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपको समझना है कि वो सॉल्ट किसका है, सोडियम का सॉल्ट है। अगर वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है तो पोटेशियम का सॉल्ट होगा। अगर फ्लेम का कलर ग्रीन होगा तो बेरियम का सॉल्ट हो सकता है। तो ये सारे जो हैं आयनिक कंपाउंड्स के कुछ प्रॉपर्टीज थे जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है।